बचाओ। मैंने चीख कर अपने साथियों को होशियार करने के साथ खुद को फुटपाथ पर दाएं जाने में गिरा दिया और उसके साथ ही फिजा प्रेमगंज से चलने वाली गोरियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। मैंने चीखों की आवाजें भी सुनी थी, मगर यह तयन करना दुश्वार था कि गोरियां किस के लगी हैं। मैं बहरहाल महफूज रहा। जो कुछ भी हुआ चश्मे ज़दन में हुआ था। शुरफकार आंधी और तूफान की तरह हमारे सामने से गुजरी और ब्रेन गन का ब्रेस्ट मारती हुई गई। उसके गुजरते ही मैं बड़ी फूटी से उठा। फर्नांडस और इंस्पेक्टर सैमुअल गोलियों से छिलनी हो गए थे। वो फुर्ती का मुजाहरा नहीं कर सके थे, लिहाजा गोलियां उन्हें चाट गई थी। एडगर अलबत्ता महफूज रहा था। वो उठकर बेरी तरफ आ रहा था। उसके चेहरे पर वहशतनाक तासरात थे। गालिबन इस बात ने उस पर दीवानगी तारी कर दी थी कि उसके अपने बार के दरवाजे पर उस पर हमला किया गया था। बार के अंदर भी इस अचानक फायरिंग से भगदड़ मच गई थी। वोडियो की खौफनाक तड़तड़ाहट ने मुरिया स्ट्रीट पर दहशत की एक लहर दौड़ा दी थी। वो जो मर चुके थे उनके लिए कुछ नहीं किया जा सकता था, इसलिए मैंने वहां से निकल जाने का फैसला किया। यहाँ से निकल चलो एडगर, मैंने तेजी से कहा और अपनी कार की तलब झपटा। एडगर ने मेरा साथ दिया था। फिर किसी के करीब आने से कबल ही कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा चुका था मैं। मेरा खून खोल रहा है। एडगर ने मुठियां बेंच कर कहा, कल तक किसी में इतनी मजाल नहीं थी कि मेरी तरफ आंख उठा के भी देखे, और आज शायद तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम किन लोगों के आलाकार बन गए हो। मैंने पुरसुकून लहजे में कहा, ये एक बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द सियासी तंजीम है। इस किस्म की कत्लो गारतगरी कराना उनके मामूलात में शामिल है। काश मुझे मालूम हो जाए कि उस हमले का जिम्मेदार कौन है, मैं उसका खून पी जाऊंगा। एडगर ने दांत पीस कर कहा, उनका असल हदफ मैं था और इसमें शक नहीं कि मैं बाल बाल बचाऊं। वो लोग पहले से हमारे बाहर निकलने के मुंतजिर थे। तुम्हें इस झगड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। उन्होंने मेरे बार के दरवाजे पर हमला किया है। अगर मैंने उनके खिलाफ कोई कदम ना उठाया तो कोटेल के सारे बदमाश शेर हो जाएंगे और मेरी वक़्त 2 कौड़ी भी नहीं रह जाएगी। तुम्हें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए एडगर। 2 आदमी मारे गए, उनमें एक का ताल्लुक एक सरकारी एजेंसी से भी है और सरकारी एजेंसी से मुतल्लक कोई आदमी मारा जाए तो सरकारी एजेंसियां कुछ ज्यादा ही अलर्ट हो जाती हैं। इस झगड़े में पड़ने का मतलब खुद को ख्वामुखा मुश्किलात में फंसाने के सिवा कुछ नहीं होगा। मुझे हैरत है, ये बात आप कह रहे हैं? क्या आपको मालूम नहीं कि सरकारी एजेंसियों के काम करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले मेरी इशामत आएगी। मुझे मालूम है एडगर, मैंने एक तवील सांस लेकर कहा, लेकिन एक हकीकत तुम भी नजरअंदाज कर रहे हो, और वो ये है कि वारदात के वक्त मैं भी तुम्हारे हमरा था। मुझसे क्या फर्क पड़ता है? एडगर ने तेजी से कहा, बल्कि ये तो और भी खराब बात है। मैं तो पहले ही बुरसाव वाले मामले में नजरों में आ चुका हूँ। अब तो यही समझा जाएगा कि जो कुछ भी हुआ मेरी माँ पर ही हुआ। इन खदशात को ज़हन से झटक दो, मैंने कहा, इसलिए कि मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। मेरा बयान तुम्हारे हक में होगा। एडगर ने हैरत से मुझे देखा। एक तो आपका रवैया मेरी समझ के बाहर है। कहीं मैं किसी बड़ी मुश्किल में तो नहीं फंसने वाला। मुझे हंसी आ गई। मैं तो तुम्हें मुश्किलात से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मुझ पर ही शुबा कर रहे हो। ये तो ज्यादती है ना एडगर। मैं तो तुम्हें मुश्किलात से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मुझी पर शुबा कर रहे हो। ये तो ज्यादती है ना डियर एडगर। सर कभी पुलिस के गिरफ्त में नहीं आया, लेकिन इस बार आया तो ऐसे बेढब तरीके से आया कि बचने का कोई रास्ता ही नहीं था। मेरी समझ में नहीं आता कि जद पर आने के बावजूद मेरे साथ रियायत क्यों बढ़ती जा रही है। किसी हकीकत से मैं इस बिना पर इनकार नहीं किया जा सकता कि वो समझ में नहीं आ रही। तुम मुझे जानते हो, मेरे मिशन से भी वाकिफ हो गए। मैं अपनी तवज्जो हमेशा अपने मिशन पर मरकूज रखने की कोशिश करता हूँ। मेरे मिशन की राह में जो भी आएगा उससे मेरा तसादम होगा। आसान लफ्जों में यूं समझ लो कि जो मुझसे उलझेगा मैं उससे उलझूंगा, और जो मुझे नहीं उलझेगा उससे मेरा कोई झगड़ा नहीं। तुम लाइल्मी में दुश्मन के आलाकार बन गए, लेकिन जैसे ही तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तुम इससे बात आ गए। अगर बूढ़ को तुम्हारे हाथों नुकसान पहुंच गया होता तो मैं तुम्हें हरगिज माफ ना करता। मैं आपका शुक्र अदा नहीं कर सकता जनाब, एडगर ने कपकपाती हुई आवाज में कहा। लेकिन मैंने बूढ़ साहब को पर वक्त पहचान लिया था। उनसे मेरा वास्ता पड़ता रहा है। मुझे यह भी मालूम था कि वो आपके साथियों में से हैं, और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि कोटेल में आपका मर्तबा क्या है। सच पूछिए तो मुझे अपनी मौत नजर आने लगी थी। इन तमाम मामलात के पीछे एक शातिर दिमाग काम कर रहा है। वो मुझसे छुपा छुपा फिर रहा था, लेकिन अब मेरी नजरों में आ गया है। वो हद से बड़ी हुई खुद एतमादी का शिकार है। उसे ये ज़ोम है कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और मैं उसका ज़ोम खाक में मिलाने के दर पे हूँ, जबकि उसकी कोशिश ये है कि मैं अपनी तवज्जो मरकूज ना करने पाऊँ। तुम भी इसे अंदाजा कर लो कि वो कल रात यहाँ पहुंचा है, और उस वक्त से आज तक उसने हमें सुकून का सांस नहीं लेने दिया। कल रात वो मेरी नजरों से उजल हो गया था। चंद घंटे कबल वो फिर नजर आया।
अगरचे अब हमने ऐसे इंतजाम कर लिए हैं कि वो अब हमारी नजरों से ओझल ना हो सके, ताहम जो कुछ वो कर चुका उसका फौरी तदराक मुमकिन नहीं है। उसने सारा वक्त शर्फपसंद अनासर से राब्तों में गुजारा होगा, जिसका अंदाजा इस बात से होता है कि मुझ पर और मेरे साथियों पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। इन नमनों का नोट ना लेना मेरी मजबूरी है। अगर मैं इन चक्रों में उलझ गया तो उसका मकसद पूरा हो जाएगा। लेकिन मिस्टर अली, क्या आप उलझ नहीं गए? एडगर ने झिझकते हुए कहा। मैंने एक लम्हा भी जाया नहीं किया, फौरी तौर पर एक मंसूबा बनाया और उस पर अमल पैरा होने का इरादा रखता हूँ। रैंडल को भी मजा आ जाएगा। एग्जेक्टिव क्लब पहुंचने तक मैं एडगर को उसका रोल समझा चुका था। बोर्ड गेट पर ही मौजूद था और बेचैनी से मेरा इंतजार कर रहा था। मेरे साथ एडगर को देखकर उसकी आंखें हैरत से फैल गई। तुमने इतनी जल्दी से पकड़ भी लिया? उसने कहा। लेकिन इसने इतराफ तो नहीं किया होगा। रैंडल कहाँ है? रैंडल कहाँ है? मैंने बूढ़ के सवाल को नजर अंदाज करते हुए पूछा। थोड़ी देर कमल अपने कमरे में गया है, लेकिन तुमने बहुत देर लगा दी। पहले रैंडल से मिल लें, बातें बाद में होती रहेंगी। 10 तक के जवाब में कमरे का दरवाजा खुद रैंडल ने खोला था। मुझे देखकर उसके होंठों पर बड़ी पुरफ्रेम मुस्कुराहट नमूदार हुई। ज़ह नजीब, ये थी नहीं आता कि एक अजीमुल मुरत्तब शख्सियत ने मेरी इज्जत अफजाई की है। तशरीफ लाइए, उसने दरवाजे से हटते हुए कहा। उसने बूढ़ो और एडगर की तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देखा था। मैं तरह नहीं हूँ, मैंने खुश्क लहजे में कहा। मेरे हमरा 2 अपराध और भी हैं। जिस तरह दोस्तों के दोस्त भी दोस्त होते हैं, उसी तरह मेहमानों के साथ आने वाले भी मेहमान होते हैं। तुम्हारे साथ आने वाले भी मेरे मेहमान हैं। मैंने उन्हें अंदर आने से रोका तो नहीं है। हम तीनों अंदर दाखिल हो गए। रैंडल हमारे सामने बिछा जा रहा था। एडगर को हैरत थी। उसे मेरी इस बात पर शुबा पैदा होना शुरू हो गया। उसे मेरी इस बात पर शुबा पैदा होना शुरू हो गया होगा कि मुझ पर होने वाले हमलों के पसे पूछ रैंडल का हाथ कार फरमा था। एडगर के सामने तो रैंडल का एक ही रूप था और वो रूप इंतहा खुशनुमा था कि उसकी जाहिरी निगाहें उसके रूप के अकम्बे पोचीता कर या शख्सियत तक नहीं पहुंच पा रही थी। तुमने बहुत छोटी ज़हनियत का मुजाहरा किया है रैंडल। मुझ पर हमला कराने के लिए तुम्हें किराए के गुंडों का सहारा नहीं लेना चाहिए था। ये तुम क्या कह रहे हो? रैंडल ने मुतेराना लहजे में कहा। मैं मुस्तकिल तुम्हारे सामने हूँ, किसी को फोन करूंगा तो वो भी तुम्हारे इल्म में आ जाएगा। एडगर ने मुझे तमाम बातों से ना सिर्फ आगाह कर दिया, बल्कि वो तुम्हारे खिलाफ गवाही देने पर भी अमाता हो गया है, मैंने कहा। और रैंडल ने चौंक कर एडगर की तरफ देखा। जहां तक मुझे याद पड़ता है, एडगर से ये पहली मुलाकात है। रैंडल ने एडगर को गौर से देखते हुए कहा। आज सुबह की बात है, एक शख्स पैराडाइज बार पहुंचा और एडगर से मुलाकात की। उस शख्स ने एक बड़ी रकम के इवज एडगर को मुझे और मेरे साथियों पर कातलाना हमला करने के लिए तैयार कर लिया। और वो शख्स तुम और रैंडल। अच्छा, रैंडल ने इस्तेहज़ाइया अंदाज में कहा। ये मेरी बरमात में एक दिलचस्प इजाफा है। संजीदगी इख्तियार करो रैंडल। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम किस किस्म की मुश्किलात में गिर गए हो। संजीदगी तो तुम्हें इख्तियार करनी चाहिए। तुम्हें मेरे खिलाफ इतना वादे सबूत मिल गया था तो मेरे पास दौड़े आने की जरूरत क्या थी? अपने आदमियों से कहते वो मुझे गिरफ्तार कर लेते। एडगर ने बूढ़ की कार को टक्कर मारने की कोशिश की थी। किस्मत थी कि बूढ़ बच गया। फिर एडगर के 4 साथियों ने मेरा ताकुब किया। वो चारों मारे गए। उसके बाद जला देर कबल पैराडाइज बार से निकलते हुए मुझ पर फायरिंग की गई। मैं तो खैर बच गया, लेकिन 2 अपराध हलाक हो गए, जिनमें से एक का ताल्लुक मुकामी पुलिस से था। मैं तो वहां से निकल आया, लेकिन अब तक पुलिस तफ्तीश शुरू कर चुकी होगी। मेरी समझ में नहीं आया कि ये कहानियां तो मुझे क्यों सुना रहे हो? रैंडल ने मेरी बात काट कर कहा। इसलिए कि मुझे तुमसे हमदर्दी है। मैं नहीं चाहता कि गोटेल की पुलिस तुम तक पहुंचे। शुक्रिया। गोटेल में कोई तो मेरा हमदर्द है, रैंडल ने तंद किया। वैसे तुम तजोल अहमद की इसकी कोई जरूरत नहीं थी। पुलिस को आने दो, मैं खुद उनसे निमट लूंगा। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है, पैराडाइज बार के कई मुलाजमीन ने तुम्हें वहां देखा था और वो सब तुम्हें शनाख्त कर लेंगे। रैंडल की आंखों में दिलचस्पी की चमक उभरी। अंदाजन ये किस वक्त की बात होगी? उसने मुझसे पूछा। अंदाजन नहीं, यकीनन ये सुबह 10:12 की बात है, जब तुम पैराडाइज में दाखिल हुए थे। देखो अली, मैं तुम्हें एक संजीदा और बुर्दबार आदमी समझता हूँ। तुम्हारी शख्सियत खासी बावकार है। इस किस्म के ऊंचे हथकंडे पुलिस वालों के लिए छोड़ दो। मैंने भी चीफ को कुछ कीमती मशवरे दिए थे, मगर चीफ मानते ही नहीं। बूढ़ ने कहा, अपनी मनमानी किए जाते हैं, शायद तुम्हारी बात इनकी समझ में आ जाए। समझ में आने वाली बात बगैर किसी के समझाए समझ आ जाती है। समझ में आने वाली बात बगैर किसी के समझाए समझ में आ जाती है, और ना समझ में आने वाली बात कोई किसी को नहीं समझा सकता। मैंने कहा, महज इत्तफाक की बात है। जिस वक्त मैं पैराडाइज बार में था, उसी वक्त फ्रांसीसी सफारत खाने में भी मौजूद था। रैंडल ने तंदिया लहजे में कहा। वहां से मेरी वापसी 10:30 बजे हुई थी। मैंने चौंक कर एडगर की तरफ देखा। मेरा ख्याल है मैंने वक्त गलत बयान कर दिया। सही बात यह है कि उस वक्त 11:15 हुए थे। क्यों?
जी हाँ, एडगर ने खनकार कर कहा। मैंने महसूस किया था कि वो रैंडल की शख्सियत से बुरी तरह मरूब हो गया है। उस वक्त 11:15 बज रहे थे। रैंडल के ऊँटों पर एक याराना मुस्कुराहट नमूदार हुई। मेरा ख्याल था कि तुम अपने पत्ते बड़ी एहतियात से खेलते होगे, लेकिन आज अंदाजा हुआ कि तुमसे ज्यादा फलाप खिलाड़ी रोए जमीन पर मिलना मुश्किल है। मैंने हैरत से पलके चिपकाई। नाराज क्यों हो रहे हो डियर रैंडल? मुझसे क्या गलती नहीं हो सकती? तुम 6 सेकंडों पर उतर आए हो। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारा मद्दे मुकाबिल कौन है? रैंडल ने चुपते हुए लहजे में कहा। मैं तो तुम्हारी हमदर्दी में यहाँ चला आया था रैंडल, मैंने उठते हुए कहा। अगर मुझे पहले से इल्म होता कि तुम मेरा शुक्रिया अदा करने की बजाय मुझ पर तंज शुरू कर दोगे तो हरगिज़ यहाँ ना आता। बैठ जाओ अली, बैठ जाओ, रैंडल ने हाथ हिलाकर कहा और मुझ पर हाथ डालने के ख्याल जहन से निकाल दो। दरवाजे पर होने वाली दस्तक की वजह से रैंडल अपना जुमला मुकम्मल ना कर सका। बोर है, आ जाओ, रैंडल ने बुलंद आवाज में कहा। दरवाजा खोल के अंदर दाखिल होने वाली तहदीब वेलकम बैक्सटी। ओहो, मालूम होता है आज मेरी किस्मत ओहल ज्यादा जोर ऊपर है, वरना कहाँ मैं और कहाँ इतने बड़े बड़े लोग। हैरत है, मैंने कता कलामी करते हुए कहा। एब्रनाल के बड़बोले का शुमार बड़े लोगों में कब से होने लगा? तशरीफ लाइए मैडम एक्स, रैंडल ने खड़े होते हुए कहा। अरे तो मालूम है क्यों मुझसे कुछ खफा लग रहे हैं? हालांकि इन्हें तो तुम पर सदके वारी जाना चाहिए, तहजीब ने मेरे बराबर बैठते हुए कहा। मालूम होता है अली ने तुम्हारे एहसानात भुला दिए हैं। अब से जान दे कमल, तुम मुझे गिरफ्तार करने आई थी, अब ये आए हैं। मालूम नहीं तुम दोनों मेरी तरफ से इस कदर बदजन क्यों हो गए हो? जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो किसी की तरफ से बदजन नहीं होते जैसे तुम हो, तहजीब ने तमस्खराना अंदाज में कहा। और जो लोग बुरे होते हैं वो हर एक की तरफ से बदजन नहीं रहते हैं जैसे हम हैं। आप तो मजाक के मूड में मालूम होती हैं मैडम एक्स। चंद घंटे कबल तो तुमने मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया था, अब मेरा नाम कैसे याद आ गया? उस वक्त आपकी नीयत में फतूल था, आप मुझे फांसने के लिए आई। उस वक्त आपकी नीयत में फतूर था, आप मुझे फांसने के लिए आई थी। मुझे माइक्रो टेप रिकॉर्डर किस्म के आलात से बहुत डर लगता है। इस वक्त आपकी नीयत तो साफ है, मगर अली की नीयत ठीक नहीं है। काश इन्हें मालूम होता कि इस वक्त यहाँ होने वाली गुफ्तगू का एक एक लफ्ज टेप किया जा रहा है। अली को शायद ये नहीं मालूम कि जिस जाल में ये मुझे फांसने आए थे उसमें खुद धंस चुके हैं। इस टेप की बुनियाद पर मैं अली के खिलाफ मुकदमा कर सकता हूँ। किसी गैर मुल्की शहरी को हिरासा करना जुर्म है, मगर ऐसा नहीं करूंगा, इसलिए कि मुझे तुम लोगों से मोहब्बत है और ये जो मोहब्बत हो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। मैंने हैरत से आंखें फाड़ कर रैंडल को देखा। तुम ब्लफ कर रहे हो, यहाँ कोई टेप रिकॉर्डर नजर नहीं आ रहा। रैंडल हंसने लगा। तुम बड़ी दिलचस्पी से बातें करते हो। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि किसी चीज की मौजूदगी के लिए उसका नजर आना चंदा जरूरी नहीं, और उसमें ब्लफ करने की क्या बात है? अपनी मजबूती के लिए मैं ऐसे इंतजाम ना रखूं तो तुम जैसे मुझे 1 घंटे भी जिंदा ना रहने थे। वो ठीक कह रहा था। इस वक्त उसकी जिंदगी का दारो मदार ही नहीं इंतजामात पर था जो उसने कर रखे थे। उसका दिफाई एहसास जरा भी कमजोर होता तो यूं आदादाना तौर पर नहीं घूम सकता था। मैं उसे फांस लेता। गोया मैंने अब तक जो मेहनत की थी वो रायगां साबित हुई। मैंने मायूसी से कहा, मेरी चाल तुमने मुझ पर ही उलट थी। नहीं, उल्टी तो नहीं, रैंडल ने मैंने खेर लहजे में कहा। लेकिन मुस्तकबिल में ये हो भी सकता है। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज ना आए तो मेरा जी ही चाह रहा है कि तुम्हारी शिगिर्दी इख्तियार कर लो। लेकिन मुस्तकबिल में ये भी हो सकता है कि अगर तुम अपनी हरकतों से बाज ना आए तो मेरा तो जी चाह रहा है तुम्हारी शिगिर्दी इख्तियार कर लो। बुढ़ने का मुझे किसी बाकमाल आदमी की तलाश थी। चीफ की सलाहियतें तो जवाल पजीर नजर आने लगी हैं। ये खेल जो हो रहा है ना, इसका अंजाम यही होना है। रैंडल मक्कारी से मुस्कुराया। तुम्हारा चीफ हकायक का सामना करने से गुरेजा है। तुम लोगों को भी मजाक सूझ रहा है, मगर एक वक्त आएगा जब तुम संजीदगी से यही कुछ सोच रहे होगे। मस्त, तो फिर ठीक है, बुढ़ ने सारी लाया। जो वक्त कल लाना है वो आज ही क्यों ना आ जाए। जो काम हमें कल करना है उसे आज ही क्यों ना कर ले। अच्छे बच्चे तो आज का काम कल पर नहीं छोड़ते, रैंडल ने संजीदगी से कहा। लेकिन ये मुकदमा सिर्फ अच्छे बच्चों के लिए है। या बच्चे बांध जाओ, मेरे पास चले आना, मैं तुम्हारी पर्दिदाई करूंगा। तुम बहुत ऊंची हवा में उड़ रहे हो रैंडल, मैंने जहरीले लहजे में कहा। लेकिन इसे याद रखना कि मैं तुम्हें बचकर नहीं जाने दूंगा। जिंदगी बड़ी नापायदार शय अली, कौन जाने तुम्हें कल का सूरज भी देखना नसीब होता है या नहीं, रैंडल ने बेपरवाही से कहा। एक मुसलमान की हैसियत से मेरा इस पर ईमान है रैंडल, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे किसी गुर्गे या किराए के टट्टू के हाथों नहीं मारा जाऊंगा। मैं तुम्हारा मकरूद हूँ रैंडल, और ये कर्ज मैं जल्द अज जल्द चुका देना चाहता हूँ। कौन से कर्ज की बात कर रहे हो अली, रैंडल ने बड़ी मासूमियत से कहा। जजीरे वाला या एयरपोर्ट वाला? जजीरे वाला कर्ज तुम्हें अरसा हुआ वहां सूद अदा कर चुका हूँ।